आज का हमारा ये टॉपिक है जीव जगत या लिविंग वर्ल्ड या लिविंग बीइंग्स। इसमें हम लोग जानेंगे कि जीव जगत होता क्या है। ये आप याद रखिएगा, ये पहला चैप्टर है, पहली यूनिट का है और एनसीईआरटी बेस्ड है और ये यूपी बोर्ड के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव होते क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ये लगभग आप सभी लोग जानते होंगे। क्योंकि सभी जीव ग्रोथ कर सकते हैं, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु के पहले तक जीवों में वृद्धि होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। जो नॉन लिविंग्स होते हैं उनमें किसी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन सजीवों में ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है और उनमें लोकोमोशन भी पाया जाता है, मूवमेंट्स भी पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप के जो जीव होते हैं उनमें अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि वो किसी न किसी माध्यम से संचालित होते रहते हैं। जो दूसरा पॉइंट है इसका, एक डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये जो जीवों में विविधताएं जो होती हैं, जैव विविधता, ये क्या है, इसको हम लोग जो है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है नॉमेनक्लेचर और दूसरा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जो नॉमेनक्लेचर की पद्धति होती है, यानी कि नामकरण, कोई भी जीव अगर पैदा होता है तो उसका एक नाम रखा जाता है। तो ये नामकरण की पद्धति है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे किसी भी जाति का कोई भी एनिमल हो, वो सब अपने पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ये सब उनकी एक खास आइडेंटिटी होती है जिसके द्वारा वो पहचाने जाते हैं। उनको हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, लेकिन आप लोग इतना थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जो नॉमेनक्लेचर की पद्धति थी तो एक पुरानी पद्धति हुआ करती थी जिसमें कि हर एक जीव को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पहचाना जाता था। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि कोई भी एक जीव है, चाहे वो प्लांट की वैरायटी हो, चाहे एनिमल की वैरायटी हो, तो हमारे क्षेत्र में किसी एनिमल को या किसी भी प्लांट को एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम लोग 100 किलोमीटर दूर चले जाएं तो दूसरा क्षेत्र आ जाएगा, तो दूसरे क्षेत्र में उसी एनिमल को किसी दूसरे नाम से जाना जाएगा। तो हम अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो बहुत सारे नाम एक जीव के हो जाएंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो एक जीव के लिए बहुत सारे नामों को याद रख पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। इसलिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की पद्धति जो है अपनाई गई, जिसे जो है कैरोलस लिनियस साहब ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। इन्होंने इस पद्धति के आधार पर यह बताया था कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में किसी जीव का पर्टिकुलर एक नाम होना चाहिए और सभी जीव के नाम को दो शब्दों से मिलकर के बनाया जाए। तो ये जितने भी विश्व के देश थे उनकी इस पद्धति को सबने स्वीकार किया और कहा हाँ ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो दो शब्द से मिलकर के बना हुआ नाम है, इसको जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा गया, द्विनाम पद्धति कहा गया। और इसमें याद रखिएगा कुछ रूल्स बनाए गए थे, कुछ नियम बनाए गए थे कि इसको फॉलो करना जरूरी होगा। जैसे कि पहला नियम कि किसी भी जीव का जो नाम होगा वो यूनिक होगा और सभी जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर के बना होगा, जिसमें से जो पहला शब्द होगा वो जीनस होगा और जो दूसरा शब्द होगा वो स्पीसीज होगी। यानी पहला शब्द होगा वंश और दूसरा शब्द जो होगा वो जाति कहलाएगी। क्लियर। अब इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि जो और भी नियम इसमें बनाए गए थे कि जो पहला शब्द यानी कि वंश का जो शब्द अक्षर लिखा जाएगा वो अक्षर कैपिटल लेटर से होना चाहिए और जो स्पीसीज यानी जाति का पहला अक्षर होना चाहिए वो स्मॉल लेटर से लिखा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते ही हैं। आप लोग अपनी हैबिट में डाल लीजिए, चाहे रफ में लिख रहे हो, चाहे अपनी नोट्स पर लिख रहे हो। अगर आप किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो उसमें इस रूल को जरूर फॉलो करिएगा। जीनस को कैपिटल से, स्पीसीज को स्मॉल लेटर से शुरू करिएगा। और इसमें एक रूल और डाला गया था कि ये दोनों ही शब्द इटैलिक भाषा में लिखे जाएंगे। अब इटैलिक भाषा हर कोई नहीं लिख पाता है, तो इसके लिए एक रूल और बनाया गया कि अगर हम लोग इटैलिक भाषा नहीं लिख पाते हैं तो हम जीनस और स्पीसीज दोनों को अंडरलाइन कर दें।
अगर अंडरलाइन नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए इस रूल को ज़रूर फॉलो करना होता है। तो आप इसमें अगर देखेंगे जो आगे जो तीसरा नंबर दिया हुआ है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में आप अलग अलग कैटेगरी देखेंगे और इसमें देखिएगा अभी मैंने जो ह्यूमन का ये क्लासिफिकेशन किया है और ये मैंगो का क्लासिफिकेशन किया है, तो इस पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो जीनस है, जीनस में देखिए ये जो है होमो लिखा हुआ है, ये आपको कैपिटल से दिख रहा होगा और स्पीसीज स्मॉल से दिख रही होगी। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है थर्ड में आते हैं। टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। वर्गीकी क्या है? किसी भी जीव का एक कैरेक्टर के आधार पर उसको क्लासिफाइड करना वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, वर्गीकी के अंतर्गत कुछ अलग अलग टैक्सॉन्स बनाए गए थे जो कि अलग अलग कैटेगरी में काउंट होते हैं, जैसे कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न और किंगडम। ठीक है, अब इसमें जो है याद रखिएगा जो टैक्सोनॉमी की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वो होती है स्पीसीज, जाति। और कभी भी टैक्सोनॉमी में जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो हमेशा किंगडम से शुरू करते हैं, यानी कि ये जो किंगडम होगा ये टॉप में लिखा जाएगा, फिर फाइलम या डिवीज़न लिखा जाएगा, फिर इसके बाद जो है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज लिखी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टमेटिक पोजीशन पर हम लोग क्लासिफाइड करते हैं किसी भी जीव के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। बस इतना याद रखिएगा। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें फाइलम और डिवीज़न लिखा होगा, यानी कि संघ और भाग लिखा होगा। तो याद रखिएगा जो फाइलम होता है ये एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है और डिवीज़न यानी भाग ये हमेशा प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। बस इतना ही इनमें अंतर होता है। तो ये याद रखिएगा किसी पर्टिकुलर कोई स्पीसीज किसी एक जीनस के अंतर्गत आती है, यानी कि अगर हम नीचे से बात करते हैं तो एक किंगडम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। इसको हम लोग बोलेंगे एनिमेलिया और प्लांटी। ठीक है, और फिर इसके बाद एक किंगडम के अंदर फाइलम, एक से अधिक फाइलम हो सकते हैं या एक से अधिक डिवीज़न हो सकते हैं। एक फाइलम या डिवीज़न के अंतर्गत एक से अधिक क्लास हो सकते हैं और एक क्लास के अंतर्गत एक से अधिक ऑर्डर को सम्मिलित किया जा सकता है और एक ऑर्डर के अंतर्गत कई फैमिलीज आ सकती हैं और कई फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस रखे जा सकते हैं और एक पर्टिकुलर जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने इनकी पूरा सिस्टमेटिक पोजीशन देखा कि किस तरह से हम लोग एक सीरियल बनाते हैं, इसी सीरियल के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो इधर पर आप लोग देख रहे होंगे ये ह्यूमन है, ह्यूमन का क्लासिफिकेशन। तो ह्यूमन किस में आएगा? ह्यूमन भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम लोग इसका जो किंगडम बनाएंगे वो एनिमेलिया बनाएंगे। और जो इसका फाइलम है, फाइलम होता है कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स और फैमिली होमिनिडी, और इसके बाद जीनस और स्पीसीज। जीनस स्पीसीज आप लोग जानते ही हैं, होमो और फिर सैपियंस। ठीक है, आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि होमो कैपिटल से है और स्पीसीज जो है जो सैपियंस लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर से लिखा है। इसके बाद है मैंगो का, यानी कि एक हमने एनिमल का दे दिया, एक प्लांट का दे दिया। तो इस पर आप लोग देखिए कि जो किंगडम है, किंगडम इसका है प्लांटी, डिवीज़न है इसका एंजियोस्पर्मी, क्लास है डाइकोटिलीडनी क्योंकि ये द्विबीजपत्री होता है, और ऑर्डर जो इसका है ये सेपेंडियल्स होता है, और इसकी जो फैमिली है एनाकार्डियेसी फैमिली के अंतर्गत आता है, और जीनस इसका मैंगीफेरा और स्पीसीज इसकी इंडिका। तो यानी कि ये भी एक क्लासिफिकेशन हो गया, एक क्लासिफिकेशन ये हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी भी जीव को सिस्टमेटिक पोजीशन पर रखने के लिए, यानी कि उसको क्लासिफाइड करने के लिए अलग अलग टूल्स की आवश्यकता होती है। टूल्स यानी कि सहायक साधन, जो सामग्री होती है, जो औजार होते हैं, वो टैक्सोनॉमिक टूल्स कहलाते हैं। टैक्सोनॉमिक टूल्स का मतलब है जो क्लासिफिकेशन में यूज़ हो वो टैक्सोनॉमिक टूल्स कहलाते हैं, जिनको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला हो गया हर्बेरियम,
दूसरा है बॉटेनिकल गार्डन, तीसरा है म्यूज़ियम, चौथा है जूलॉजिकल पार्क और पांचवा, इसको हालांकि हटा दिया गया है लेकिन ये भी आता है टैक्सोनॉमिक की, मैं इसको भी बता दूंगा। तो हम लोग जो है पहले से शुरू करते हैं कि हर्बेरियम होता क्या है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हर्बेरियम में एक प्लेन पेपर पर, एक शीट पर सूखे हुए पौधों को हम लोग चिपका करके एक फाइल में सेट कर लेते हैं, ठीक है। वो जो हर्बेरियम बनाया जाता है वो एक हर्बेरियम शीट होती है। हर्बेरियम शीट का जो माप होती है तो ये 11.5 इंच इंटू 17 इंच, यानी कि अगर हम लोग जो है इसकी बात करते हैं तो इस तरह से एक सीट होगी। इस सीट पे जो ये वाला जो एरिया है ये 11.5 इंच का होगा और ये वाला जो एरिया होगा ये आपकी लंबाई होगी 17 इंच की, ठीक है। तो ये हर्बेरियम का पूरा का पूरा व्यास होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिरकार हर्बेरियम और हर्बेरिया दो टर्म आते हैं, तो दोनों में अंतर क्या होता है। हर्बेरियम जिस पर हम लोग किसी भी सूखे पौधों को पेस्ट करके लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकें। किस लिए प्रिजर्व कर सकें? क्योंकि हमको किसी भी अनआइडेंटिफाइड प्लांट की आइडेंटिटी पता करने के लिए हम लोग हर्बेरियम से कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी जो है एक पर्टिकुलर प्लांट मिल गया और हम उसके बारे में नहीं जानते हैं कि आखिरकार ये जो है किस चीज़ का पौधा है, और हमारे पास लाखों हर्बेरियम सीट हैं, तो हम एक एक को निकाल करके उनके कैरेक्टर के आधार पर, जो प्लांट हमको जो है मिला है उसके कैरेक्टर के आधार पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं और उनके कंपैरिजन के आधार पर उसको एक सिस्टमेटिक पोजीशन प्रदान कर देते हैं। तो अब ये हो गया हर्बेरियम। और हर्बेरिया क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के हर्बेरियम सीड्स को किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर रखना, वह स्थान कहलाएगा हर्बेरिया। यानी सपोज अगर एक रूम की बात करें तो ये एक जो है रूम है, इस रूम में बहुत सारी रैक्स बनी हुई हैं, अलमारियां बनी हुई हैं, और हम इन पर हर्बेरियम को, हर्बेरियम फाइल या हर्बेरियम सीट को बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से सजा करके रख देते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो रूम होगा ये हमारा कहलाएगा हर्बेरिया, और हर्बेरिया के अंदर रखे जाते हैं हर्बेरियम। क्लियर? ये समझ आ गया होगा। अब इस पर जो है देखते हैं। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि जो हर्बेरियम होते हैं ये हर्बेरियम केवल प्लांट्स के लिए अप्लाई किए जाते हैं, एनिमल्स के लिए नहीं अप्लाई किए जाते हैं। किसी भी एनिमल्स को जो है सुखा करके उस पर जो है पेस्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए हर्बेरियम में प्लांट्स को ईजिली जो है हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। अब आप देखिए कि पूरे विश्व में बहुत ढेर सारे हर्बेरियम पाए जाते हैं, हर्बेरियाज हैं, जिनमें कि अगर हम लोग बात करते हैं कि एक है रॉयल बॉटेनिक गार्डन क्यू ब्रिटेन, ये जो है ब्रिटेन में है, जो कि 1841 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें 60 लाख से भी अधिक हर्बेरियम सीड्स को रखा गया है, ठीक है। फिर दूसरा है ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, लंदन, ग्रेट ब्रिटेन में है, और ये सन 1753 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें 40 लाख से भी अधिक हर्बेरियम सीड को रखा गया है। फिर तीसरा है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, हावड़ा, कलकत्ता, ये हमारे इंडिया में है और इसकी स्थापना ब्रिटिश पीरियड पर हुई थी 1793 में, जिसमें कि 15 लाख से भी अधिक हर्बेरियम सीड्स को वहाँ रखा गया है। याद रखिएगा कि ये आपके एनसीईआरटी में इनके नाम नहीं दिए हुए हैं, तो मैंने अपनी तरफ से जो है इनके नाम निकाल करके आप लोगों को दिया है, तो मैं अभी इरेज कर दूँगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो नोट्स पर इसको मेंशन कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर दूसरा है टैक्सोनॉमिक टूल्स में बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन क्या होते हैं? यानी कि ऐसे गार्डन्स या ऐसे उद्यान जहां पर पौधों को जीवित अवस्था में संरक्षित किया जाता है। हर्बेरियम में मृत अवस्था में संरक्षित किया जाता है, लेकिन गार्डन्स में यानी कि बॉटेनिकल गार्डन्स में हम पौधों को जीवित अवस्था में ही संरक्षित करते हैं, कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है जो कंजर्वेशन की जो प्रोसेस होती है ये भी अलग अलग, जैसे कोई कॉलेज हो गया
बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, तो अलग अलग बॉटेनिकल गार्डन लोग बना लेते हैं। अपने घरों में बॉटेनिकल गार्डन लोग बनाते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, सबके जो है अपने अपने व्यास होते हैं, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो इसमें भी विश्व में बहुत ढेर सारे बॉटेनिकल गार्डन्स हैं जो कि जीवित पौधों को कंजर्व करने का अच्छा सफल प्रयास कर रहे हैं, जिनमें की है इंडियन बॉटेनिक गार्डन शिवपुर, ये जो है वेस्ट बंगाल में है। 1787 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी एक ब्रिटिश पीरियड के बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है ये इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। एक जो है कोई हमारे जो है देश में नवाब थे, उन्होंने इसकी स्थापना कराई थी। फिर है लॉयड बॉटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, ये भी वेस्ट बंगाल में है। 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ ये लॉयड बॉटेनिकल गार्डन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पर ब्लू लीफ का कॉनिफर भी कंजर्व किया गया था ब्रिटिश पीरियड पर ही। आज भी ये ब्लू लीफ वाला यानी कि नीली पत्ती वाला कॉनिफर लगा हुआ है। बॉटेनिकल गार्डन सहारनपुर, ये सहारनपुर में है। 1779 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हो गया बॉटेनिकल गार्डन्स। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं म्यूज़ियम्स। आखिरकार म्यूज़ियम क्या होते हैं? संग्रहालय जो होते हैं ये एनिमल, प्लांट या कोई भी एंशियंट चीज़ों को, बहुत ही पुरानी प्राचीन जो चीज़ें होती हैं उनको एक स्थान पर हम लोग संरक्षित कर लेते हैं, तो वो म्यूज़ियम कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा, म्यूज़ियम में कभी कोई भी लिविंग चीज़ों को हम लोग नहीं प्रिजर्व करते हैं। ये सब मृत अवस्था पर होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी वस्तुएं हों, ये सब मृत अवस्था पर ही संरक्षित किए जाते हैं। वो म्यूज़ियम हो गया। जैसे जो है एक है स्टेट हर्मिटेज म्यूज़ियम रशिया, ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। और फिर है एक मद्रास म्यूज़ियम इंडिया, मद्रास में, चेन्नई में बहुत बड़ा म्यूज़ियम बना हुआ है। आप लोग जो है कभी जाइएगा तो देखिएगा, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है वहाँ। फिर आते हैं हम लोग जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क को हम लोग चिड़ियाघर भी कह सकते हैं, क्योंकि चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क ये लगभग जो है एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो हम लोग जो है जूलॉजिकल पार्क में किसी भी एनिमल को जीवित अवस्था पर ही उनको प्राकृतिक वास स्थान प्रदान करके कंजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं। यानी कि कोई भी एक बहुत बड़ा सा एरिया हमने बना लिया, उसमें एक जो है प्राकृतिक वास स्थान टाइप का एक आर्टिफिशियली कुछ भी बना लिया, जैसे जो है पेड़ पौधे लगा दिए, ढेर सारे जंगल का एक माहौल क्रिएट कर दिया, वहाँ पर कुछ जीवों को संरक्षित करते हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, यहाँ पर ऐसे जीवों को रखा जाता है जो कि विलुप्ति की कगार पर खड़े हुए हैं, जिनका विलुप्त होने का संकट मंडरा रहा है। सॉरी। तो ऐसे जीवों को हम लोग वहाँ पर रख करके उनको संरक्षित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जूलॉजिकल पार्क, जिसमें कि आप लोग देखें नेशनल जूलॉजिकल गार्डन अफ्रीका, ये विश्व का लगभग सबसे बड़ा जो है जूलॉजिकल पार्क है। फिर इसके बाद है लंदन जू, ये लंदन में है। और इसके बाद नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। तो ये भी एक जो है बहुत अच्छा जूलॉजिकल पार्क है। यहाँ पर वाइट टाइगर को कंजर्व किया गया है। आप लोग जाइएगा, वहाँ पर देखने को मिलेगा। नंदनकानन बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एक अभयारण्य भी है, और इसको हम लोग जूलॉजिकल पार्क और जू भी कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिक की में। लास्ट टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमिक की। ये टैक्सोनॉमिक की आखिर क्या होती है? की मीन्स होती है चाबी यानी कुंजी। जब हम लोग किसी भी जीव को कंपैरिजन के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं, वो टैक्सोनॉमिक की कहलाएगा। चाहे वो म्यूज़ियम हो, चाहे हर्बेरियम हो, या जूलॉजिकल पार्क हो, या बॉटेनिकल पार्क हो, या बॉटेनिकल गार्डन्स हो, हम किसी भी अनआइडेंटिफाइड जीव को
इनके आधार पर कंपैरिजन करते हैं, इनकी तुलना करते हैं, इनके लक्षणों की तुलना करते हैं, लक्षणों के आधार पर एक सिस्टमेटिक पोजीशन पर उनको रख देते हैं। यही हो गया हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप इसमें ग्रुप में कमेंट ज़रूर करिएगा, या फिर जो है कमेंट सेक्शन पर जा कर के कमेंट करिए, तो कुछ इसका अपडेट भी मिलता रहेगा। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो बताइए, नहीं अच्छा लग रहा है, कहाँ कमी है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ये भी आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।